और गर्व था कि वो एक उच्च स्तर के शूरवीर को आसानी से मार सकता है। वो पहले की तरह असहाय नहीं है जैसा वो तब था जब उसने पुनर्जन्म लिया था। हालांकि बात अगर उसके और परमवीर के बीच हो तो वो बहुत आसानी से परमवीर के हाथों मारा जाएगा, क्योंकि उसके और परमवीर की ताकत के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूं, अभिमन्यु ने कहा। और अभी अभी जो उसने देखा था वो एक लौता परमवीर नहीं था। न जाने और कितने परमवीर इस दुनिया में हैं, अभिमन्यु ने कहा। चिंता की कोई बात नहीं अभिमन्यु, विभिन्न कारणों से आपके शरीर की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन यदि आप तलवार कौशल और तीरंदाजी कौशल में सुधार पर ध्यान देते हैं तो भी आप बहुत पराक्रमी हो सकते हैं। हालांकि परमवीर बनने के लिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, हर कोई अलग तरीके से सक्षम होता है। आप ताकत की अपेक्षा युद्ध कौशल में युद्ध को प्रबल बनाइए, भवानी सिंह ने अभिमन्यु के मन को भांपते हुए कहा। वो नहीं जानते थे कि अभिमन्यु ने किस रहस्यमयी तरीके से अपनी ताकत इतनी जल्दी इतनी अधिक बढ़ा ली थी। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से अभिमन्यु को कुंडलिनी शक्ति का बीज देने की कोशिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य की सीमा यह है कि उनके बेटे का शरीर इसको स्वीकार कर पाने में असमर्थ है। भवानी सिंह किसी तरह से अपने बेटे का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर सच्चाई ये थी कि बीज के बिना कोई कभी भी परमवीर नहीं बन सकता। मनुष्य के शरीर के विकास की सीमाएं हैं और वो अंततः सीमाओं तक पहुंच जाएगा। सीमाओं को तोड़कर और अधिक शक्ति अर्जित करने के लिए बीज का होना अनिवार्य है। अभिमन्यु ने इसके बारे में लाइब्रेरी में पढ़ा था। सलादीन अमर रहे, लड़खड़ाती हुई एक जोरदार आवाज चारों तरफ गूंज गई। अभिमन्यु और भवानी सिंह आवाज से चौंक गए और इसलिए युद्ध के मैदान में वापस आ गए, ये देखने कि आखिर क्या हुआ। वे जानते थे कि ये परमवीर के अंतिम शब्द थे। सलादीन साम्राज्य ने अपने सबसे महान योद्धाओं में से एक को खो दिया था। अगर मैं इस बार घायल नहीं होता तो शायद मैं 10 साल में एक परमवीर बन सकता था, लेकिन भवानी सिंह ने कहा। वो थोड़े हताश लग रहे थे, क्योंकि उनकी चोट इस हद तक गंभीर थी कि शायद वो अपनी पुरानी मूल स्थिति में कभी भी नहीं लौट पाएंगे। जीरो, बनने की अंगूठी से निकली ऊर्जा से मुझे कितनी फुर्ती मिलेगी? अभिमन्यु ने पूछा। लगभग 2.1 और 0.1 सहन शक्ति, इसमें 11 दिन लगेंगे और अब आपकी शक्ति बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जीरो ने उत्तर दिया। क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? अभिमन्यु हैरान था। शरीर विकास की सीमा पर पहुंच रहा है। सीमा आपके जीन द्वारा निर्धारित की जाती है। केवल विशेष ऊर्जा रहेगी जिसे आप बढ़ा सकते हैं, जीरो ने सूचना दी। तुम्हारा मतलब है कि मैं कभी परमवीर नहीं बन सकता? अभिमन्यु ने पूछा। 94.53% संभावना है कि आप एक परमवीर नहीं बनेंगे, जीरो ने सूचना दी। अभिमन्यु ने अचानक अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और आकाश की ओर देखने लगा। शायद आसमान की तरफ देखकर वो भगवान से शिकायत करना चाहता था। क्या हुआ अभिमन्यु? भवानी सिंह ने पीछे से पूछा। कुछ भी तो नहीं पिताजी, हमें अपनी गाड़ी के पास जल्द पहुंचने की जरूरत है, अभिमन्यु ने जवाब दिया। भवानी सिंह ने कहा। अभिमन्यु ने अचानक अंगूठी के बारे में सोचा। रहस्यमय अंगूठी जिस पर विशेष नक्काशी थी। उसे न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो अंगूठी उसकी सारी चिंता दूर कर देगी। अभिमन्यु के कारवां ने उस झड़प के बाद रास्ता बदल लिया। इस रास्ते पे चलते हुए लगभग 4 दिन हो गए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल की सघनता कम होने लगी थी। धीरे धीरे रात ढलने लगी। आगे वाली गाड़ी हरि सिंह के थक जाने के बाद भवानी सिंह खुद चला रहे थे और अभिमन्यु उनके बगल में बैठा हुआ था। उन्होंने कसकर लगाम पकड़ी हुई थी और अपनी आंखों के सामने चमड़े की कागज पर बने नक्शे की सहायता से घोड़ों को भगा रहे थे। शाम तेजी से ढल रही थी। अंधेरे और कोहरे के कंबल ने
धीरे धीरे जंगल को अपने अंदर समा लिया था। अभिमन्यु गाड़ी के किनारे पर लेट गया और एक जोर की अंगड़ाई ली। उसे हल्की हल्की नींद आ रही थी। पिताजी, क्या हम अभी जंगल से बाहर हैं? उसने पूछा। लगभग कल दोपहर तक हम अंसर के मैदान में घुसेंगे। अभी हम मोलाई के जंगल के बाहरी हिस्से में हैं, भवानी सिंह ने कहा। मोलाई? ये कौन सी जगह है? अभिमन्यु ने उत्सुक होकर पूछा। जब हम यहाँ से बाएं मुड़ेंगे और लगभग 5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो हमें वहाँ बड़े बड़े पेड़ दिखेंगे। वहाँ एक गांव है जो पहले सिलरगढ़ के रईस की हुआ करती थी। एक बार डाकुओं के एक झुंड ने वहाँ बहुत उत्पात मचाया और सबको लूट कर पूरे गांव में आग लगा दी। सारे लोग जिंदा जल गए। ऐसी अफवाहें हैं कि अब वहाँ केवल भूत रहते हैं। मैं अपनी यात्रा के दौरान कई बार यहाँ से गुजरा, पर वहां जाने की मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी, भवानी सिंह ने भयभीत स्वर में कहा। अभिमन्यु ने महसूस किया कि उसने इसके बारे में एक बार कहीं एक किताब में पढ़ा था, लेकिन उसे याद नहीं आया कि वो कौन सी किताब थी। अभिमन्यु ने आगे कुछ नहीं पूछा और अब सिर्फ घोड़े और उनके पैरों की आवाजें आ रही थी। अंधेरा और घना हो गया था और हवा में शीतलता भी बढ़ गई थी। अभिमन्यु चारों तरफ देख रहा था। आसपास का दृश्य बहुत मंत्रमुग्ध करने वाला था। अभिमन्यु थोड़ी देर तक सब कुछ देखता रहा, पर नींद की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगी। अभिमन्यु को नींद के आगोश में गए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि भवानी सिंह बोल पड़े। अंधेरे में मुझे सड़क और आगे का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। चलो यहाँ रुककर शिविर लगाते हैं, कल सुबह आगे बढ़ेंगे, भवानी सिंह ने बोला। यहाँ शिविर लगाने के लिए उपयुक्त खाली जगह थी और कुछ पहरेदार जगह की जांच करने लगे। कुछ लोगों ने कैंप फायर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने शिविर की जगह चारों ओर एक त्रिकोण बनाने के लिए गाड़ियों को खींचकर चारों तरफ खड़ी कर दिया। रक्षा के हिसाब से ये एक अच्छा उपाय था। उन्हें सब कुछ सही करने में लगभग 10 मिनट का समय लगा। एक कैंप फायर बीच में जलाया गया, जबकि 3 बाहरी परिधि के आसपास जलाए गए। सैनिकों को पहरा देने के लिए बारी बारी से नियुक्त किया गया। इस दौरान महिलाएं और मजदूर बीच में आकर बैठ गए। वे खाना पकाने के उपकरण और रात के खाने के लिए तैयार होने वाले भोजन को बाहर निकालने लगे। देखते ही देखते सब कुछ तैयार और जीवंत हो उठा। भवानी सिंह एक गाड़ी के अंदर गए और उन्होंने अपनी आंख की जांच साथ आ रहे डॉक्टर से करवाई। उसने एक लेप लगाकर नई पट्टी घाव पर लगा दी। अभिमन्यु ने एक कंबल लिया और आसपास एक साफ पत्थर पर उसे बिछाकर उस पर बैठ गया। बैठे बैठे अभिमन्यु आसमान की तरफ देखने लगा। कितना सुंदर है सब कुछ, उसने आराम महसूस करते हुए कहा। फिर उसने गाड़ियों की तरफ देखा, जहां सौम्या और मान्या कुछ अन्य लड़कियों के साथ मिलकर सारी चीजों को व्यवस्थित करती दिखी। रुद्र पहरेदारों के साथ इलाके का जायजा ले रहे थे। अभिमन्यु को किसी ने परेशान नहीं किया, क्योंकि सब जानते थे कि उसे ऐसे अकेले बैठना पसंद है। और उसने सभी से कहा भी था कि कोई उसे परेशान ना करे जब तक वो खुद किसी से बात ना करना चाहे। अभिमन्यु ने अपनी पन्ने की अंगूठी निकाली और न जाने क्या देखता रहा। फिर उसे मुट्ठी में बांधकर वो शिविर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। आसपास गौर करने के बाद उसे एक छोटे छोटे झाड़ी नुमा पौधों का गुच्छा दिखाई दिया, जिसमें कांटे थे और विचित्र से दिखने वाले लाल रंग के कई सारे फल लगे हुए थे। उसने उनमें से एक तोड़कर मुंह में रख लिया। उन फलों की बनावट की तरह ही उसका स्वाद भी अजीब सा था, एकदम खट्टा और कसैला। अभिमन्यु, इस जंगली फल में थोड़ी बहुत मादकता और जहर है, कोई विशिष्ट वृद्धि प्राप्त नहीं हुई, जीरो ने बताया। ये सुनकर अभिमन्यु हल्का निराश और असंतुष्ट हुआ। उसने खाए हुए फल को थूकने के साथ साथ तोड़े हुए फलों को भी फेंक दिया। ये उपयोगी नहीं तो कोई बात नहीं, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। मुझे निश्चित रूप से गुणकारी और ताकत में वृद्धि करने वाले खाद्य पदार्थों को ढूंढने की सख्त आवश्यकता है, जो मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद कर सके, अभिमन्यु ने खड़े होते हुए सोचा। थोड़ी देर तक वो यहाँ वहां ढूंढता रहा, पर ऐसी कोई भी चीज जिसे चिप उपयोगी बोले उसे नहीं मिली।
ये जानने के बाद भी कि उसके शरीर की सीमाएं निश्चित हैं, उसकी शीर्ष पर जाने की ललक बिल्कुल कम नहीं हुई थी। वो ताकतवर बनना चाहता था और ताकत हासिल करने का सबसे आसान तरीका ताकत में वृद्धि करने वाली चीजों को खाना था। अभिमन्यु अभी भी इस दुनिया के बारे में उतना ही उत्सुक था जितना वो पुनर्जन्म के पहले दिन था, इसलिए उसे हर चीज में काफी दिलचस्पी थी। जब भी उसे कुछ नया मिलता वो हमेशा उत्साही और खुश महसूस करता। उस रात कुछ खास नहीं हुआ और अगली सुबह उनका कारवां चलने को हुआ। सुबह सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। अभिमन्यु को लगा जैसे अब जंगल खत्म होने वाला है, क्योंकि आसपास ज्यादा पेड़ नहीं दिख रहे थे। वो अपने पिता के पास जाकर बैठ गया। हम लोग लगभग जंगल के बाहर हैं, मैदानी रास्ते अब आने ही वाले हैं, उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि आसपास कुछ डाकू हो सकते हैं, है ना? अभिमन्यु ने कहा। हाँ, इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, भवानी सिंह ने कहा। अभिमन्यु ने सिर हिलाया और अपनी तलवार वापस म्यान में रख दी। अंगूठी से निकली हुई रहस्यमयी ऊर्जा की मदद से उसकी चपलता में थोड़ी और वृद्धि हुई थी और जीरो के अनुसार वो अपने शरीर की सीमा तक पहुंच चुका था और प्राकृतिक रूप से अब उसके गुणों में वृद्धि संभव नहीं थी। मेरे शरीर की स्थिति क्या है? अभिमन्यु ने पूछा। अभिमन्यु चौहान, ताकत 2.1 से 2.6 के आसपास है, फुर्ती 4.1 है, सहन शक्ति 2.2 है, जीरो ने सूचना दी। सूचना सुन के अभिमन्यु निराश तो हुआ, पर कम से कम उसकी फुर्ती अब उच्च स्तर पर थी। वो ताकत और मजबूती में भी कम से कम अपने पिता इतना होना चाहता था। जैसा कि उसके पास कहीं बेहतर तलवार कौशल था, इसलिए वो कुछ स्थितियों में स्वयं भवानी सिंह से भी अधिक ताकतवर और बड़ा योद्धा बनने में सक्षम था। हालांकि वो जानता था कि अभी भी इस दुनिया के मापदंडों के अनुसार वो बहुत कमजोर है। जब एक परम वीर जो उससे बहुत अधिक शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो धनुर्धारियों की एक टुकड़ी के बाणों की बौछार से नहीं बच सका, तो उसकी क्या बिसात। उसने फिर से पन्ने की अंगूठी और प्राचीन काल के जादूगरों से आने वाली रहस्यमयी शक्ति के बारे में सोचना शुरू किया। अभिमन्यु को अभी भी इस शक्ति के स्रोत के बारे में संदेह था, लेकिन न जाने क्यों फिर भी उसे अंगूठी से बहुत आस थी। जब से उसने उसमें से निकलने वाली हरे रंग की किरणें देखी थी, वो ये सब सोच ही रहा था कि उसे अचानक आगे लोगों के लड़ने की आवाजें सुनाई पड़ी। उसके कान खड़े हो गए। वहां कुछ गड़बड़ है, भवानी सिंह ने गाड़ीवान को धीमा करने के लिए कहा। शोर को कम करते हुए गाड़ियां धीमी हो गई हैं। पिताजी, मैं देखने जा रहा हूं, अभिमन्यु गाड़ी से बाहर कूदा और कहा। भवानी सिंह ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा एक निपुण योद्धा है। अभिमन्यु दबे पांव से आगे बढ़ा। उसने खुद को एक झाड़ी में छिपा लिया और आगे देखने लगा। 5 गाड़ियों का एक कारवां डाकुओं से घिरा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक ने अपने सिर पर भूरे रंग की टोपी पहनी थी। कारवां के सैनिक उनसे लड़ रहे थे। घोड़ों पर सवार 3 शूरवीर 5 डाकुओं से लोहा ले रहे थे, जो उस कारवां के प्रमुख रक्षक लग रहे थे। अभिमन्यु ने सबको लड़ाई करते हुए उन योद्धाओं की ताकत की जांच जीरो के सहारे से की और पाया कि वो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। मुझे उनकी ताकत की जानकारी दो, अभिमन्यु ने आदेश दिया। जीरो ने तुरंत उसकी आंखों के सामने नीली जानकारी भेज दी और अभिमन्यु ने एक शूरवीर को देखा। लक्ष्य अज्ञात, ताकत 4 से अधिक, फुर्ती 2 से अधिक, सहन शक्ति 3 से अधिक। इतना ताकतवर शूरवीर वास्तव में मुसीबत में है और जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। ये डाकू कितने मजबूत है, अभिमन्यु हैरान था। अवधपुर के रास्ते में डाकू आमतौर पर 10 के समूह में होते थे और सबसे ताकतवर लगभग किसी उच्च स्तर के शूरवीर जितने मजबूत थे, पर अभिमन्यु अपने सामने जिन्हें देख पा रहा था वो निश्चय ही उच्च स्तर के शूरवीर से अधिक और यूं कहे तो काफी अधिक शक्तिशाली थे। अभिमन्यु ने डाकुओं में से जो प्रमुख लग रहा था उसकी ओर देखते हुए जीरो को आदेश दिया। लक्ष्य अज्ञात, ताकत 4 से अधिक, फुर्ती 4 से अधिक, सहन शक्ति 3 से अधिक है। ये देखकर अभिमन्यु की आंखें फटी की फटी रह गईं।
इतने ताकतवर डाकुओं का सामना उसका कारवां कैसे कर पाएगा, और वो भी तब जब आगे का पूरा रास्ता इन डाकुओं से भरा पड़ा है। आगे कौन कौन सी नई चुनौतियां अभिमन्यु के सामने आएंगी और वो इन सब से कैसे बचेगा।